Hello everyone, welcome to my channel. So finally here we are starting the topics of BSM 201 that is probability and statistics. And जैसे मैंने बताया था in the last video of the discussion of syllabus, उसमें I have said कि we are going to start with basic statistics. And as you can see on the screen, we are starting with basic statistics and to be precise हम लोग मीन से आज स्टार्ट करेंगे. सो इन दिस एंटायर लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीन और एवरेज, और मीन से जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस हो सकता है हम लोग के सिलेबस में है, सभी वी विल कंप्लीट इन दिस वन पर्टिकुलर लेक्चर. तो बिल्कुल एंड तक देखना सो दैट ऑल द स्मॉल थिंग्स विल बी कवर्ड फ्रॉम द चैप्टर मीन. लेकिन उसके भी पहले मीन स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू सी द सिलेबस डायरेक्टली मीन मीडियन मोड ये सब लिखा नहीं है. उसके जगह पे क्या लिखा है, ये जो ऊपर में जो चीज़ दिख रहा है ना, आई होप यू हैव सीन इट, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. दिख रहा है ऊपर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो यहाँ पे ये चीज़ नया है आई गेस, है ना, पहले कभी सुना नहीं है. वैसे जो लास्ट वीडियो जिन्होंने भी देखा है उनको पता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट देयर कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है मैंने डिस्कस किया इन द लास्ट वीडियो, जो सिलेबस वाला जो वीडियो है उसमें ज़रूर देख लेना एक बार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहले हमें यहाँ से थोड़ा सा एक बार जान लेना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या है, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज मीन. तो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, सेंट्रल टेंडेंसी एक कंसेप्ट है ना. सेंट्रल टेंडेंसी को डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी, अमाउंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हम लोग के सिलेबस में है. इक्विपमेंट्स क्या क्या है, मीन, मीडियन, मोड, दैट्स इट, ये तीनों ही है. अच्छा, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो पता करने के लिए क्या इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं कि मान लो कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है, और ये मैं एकदम शुरू से बता रहा हूँ फ्रॉम द वेरी लास्ट वीडियो ऑफ सिलेबस वीडियो, कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में मेनली हम लोग जो बात करते हैं, जो डील होता है, दैट इज अबाउट द रैंडम वेरिएबल. अब वो रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकता है, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सिलेबस वाला वीडियो. आगे भी जो भी लेक्चर्स होगा, टॉपिक होगा, उसमें हम लोग और भी बात करेंगे. तो एक रैंडम वेरिएबल जो है, whether it is discrete or continuous, वो रैंडम वेरिएबल मान लो x इज अ रैंडम वेरिएबल. अब ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, है ना, दैट विल वैरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सो इट कैन टेक एनी वैल्यू. तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली कौन सा वैल्यू लेगा. लेकिन हम यहाँ पे जो जानना चाहते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल का वैल्यू लगभग क्या हो सकता है. कोई भी रैंडम वेरिएबल के लिए अगर ये मैं बता सकता हूँ कि इसका लगभग इतना वैल्यू हो सकता है, दैट मीन्स दैट रैंडम वेरिएबल हैज सेंट्रल टेंडेंसी. मैं एग्जांपल देके बताता हूँ. मान लो एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल जो कि डिनोट करता है कि अप्रैल मंथ में कोलकाता का टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय द रैंडम वेरिएबल एक्स. तो मैं डेफिनेटली पता कर सकता हूँ कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल कोलकाता का टेम्परेचर लगभग कितना होगा. लगभग, दिस वर्ड लगभग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इन केस ऑफ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. या फिर मान लो कि एक प्रॉपर गेट एग्जामिनेशन जो होता है, गेट एग्जामिनेशन का जो कोचिंग के लिए जितना खर्चा होता है ना, एक्सपेंडिचर, मान लो वो एक रैंडम वेरिएबल एक्स से मैं डिनोट कर रहा हूँ. सो मुझे पता करना है कि लगभग गेट का एक पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए लगभग कितना खर्चा होगा, दैट इज एक्स का वैल्यू लगभग कितना होगा. तो इन सभी के लिए, ये सब केसेस के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, x हैज़ सेंट्रल टेंडेंसी. लेकिन अगर मैं ये पूछ लूँ कि इफ आई आस्क दिस कि मैमल्स, है ना, मैमल्स हमें पता है क्या है, बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में लगभग सभी ने हम लोगों ने ये पढ़ा है मैमल्स. तो अगर मैं पूछूं कि मैमल्स का लगभग वेट कितना होता है, अब ये क्वेश्चन कितना मीनिंगलेस है. ये सोचो कि एक व्हेल जो होता है, व्हेल मछली, वो भी एक मैमल है, और एक छोटा सा चूहा, रैट, वो भी एक मैमल है. इतना बड़ा व्हेल, उसका वेट, और एक छोटा सा चूहा, उसका वेट, इन दोनों के वेट में कितना डिफरेंसेस है. तो अगर मैं मैमल्स का एवरेज, देखो ऑलरेडी ये मैं सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये वर्ड एवरेज मेरे जुबान में आ चुका है, मीन और एवरेज, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक. तो एक मैमल का एवरेज वेट ये बिल्कुल मीनिंगलेस है. क्योंकि इससे हम लोग एग्जैक्ट वेट, मतलब मैमल्स का जो वेट है उसके बारे में
में एग्जैक्टली एक कंसेप्ट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सभी रैंडम वेरिएबल के लिए सेंट्रल टेंडेंसी रहेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो मीनिंगफुल हो रहा है, जैसे कि जो लास्ट 2 एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल का लगभग वैल्यू कितना हो सकता है, ये अगर मैं सेंस कर सकता हूँ, अगर इसका कोई मीनिंग बन रहा है, तो हम बोलते हैं कि दैट रैंडम वेरिएबल हैज सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये लगभग वैल्यू क्या होगा, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हम लोग के सिलेबस में है। द अमाउंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए द थिंग्स दैट वी हैव इन द सिलेबस, एक तो है मीन, जो हम लोग आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। खत्म होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मीडियन जो दूसरा है हम लोग वो खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे मोड। तो ये तीनों ही है एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन आवर सिलेबस, मीन, मीडियन एंड मोड। एंड मैंने ये भी सोचा है कि एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद एक लाइव सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, सभी से मिला के मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मीन। ये सभी को पता है, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स कि मीन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, तो बेसिकली एज यू कैन सी द डेफिनेशन हियर। अच्छा, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ये जगह थोड़ा सा यूज़ होगा। ओके, सो मीन का डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन हम लोग बिल्कुल बचपन से देखते आ रहे हैं, सो नथिंग न्यू इन इट। मीन का डेफिनेशन वही सिंपल मीन या फिर एवरेज है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन यहाँ पे लिखा है। अरिथमेटिक मीन या फिर सिंपली मीन ही हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि बाकी जो है लाइक ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन उतना कुछ सिलेबस में है भी नहीं और काम का भी नहीं है। तो बेसिकली हम लोग कंसंट्रेट ऑन अरिथमेटिक मीन। अच्छा, तो अरिथमेटिक मीन दैट इज रिटन एज AM इन शॉर्ट, और ब्रीफली द मीन ऑफ द वेरिएबल्स और द वैल्यूज, रैंडम वेरिएबल और द वैल्यूज और द डेटा ऑब्जर्वेशन। कुछ टर्म्स है जो हमें बार बार मिलेगा, बहुत कॉमन है। डेटा मिल सकता है, डेटा लिखा हो सकता है, या फिर ऑब्जर्वेशंस, है ना, ऑब्जर्वेशंस। तो बेसिकली ये क्या है कि जो नंबर्स क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लाइक ऐसा हो गया कि 2, 5, 8, 10 एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो सपोज कि टोटल इन नंबर ऑफ डेटा इज गिवन x1, x2, x3 करके कुछ नंबर्स गिवन है, इन नंबर ऑफ नंबर्स गिवन है। तो उसका जो मीन होगा, अरिथमेटिक मीन या फिर सिंपली मीन या फिर एवरेज, है ना, मीन या फिर एवरेज, जो हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एक्स बार से। वी यूज एक्स बार टू डिनोट द मीन, और उसका वही सेम फॉर्मूला है, पहले नंबर्स को ऐड कर देना है, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn, फिर उसको n से डिवाइड कर देना है इंटू 1/n, या फिर n से डिवाइड, एक ही बात है, एक ही चीज़ होता है। जितने भी डेटा, जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उससे डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ डेटा से। मतलब मान लो 10 नंबर गिवन है तो 10 से डिवाइड करना है, 20 नंबर गिवन है तो 20 से डिवाइड करना है, ऐड करके डिवाइड कर देना है सिंपली। और इसका जो समेशन वाला फॉर्मेट है, अगर समेशन के फॉर्म में मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 1/n इंटू समेशन ऑफ xi, i रन्स फ्रॉम 1 to n, दैट्स इट, ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा, दैट इज शुरू से मैं बता रहा हूँ, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो है ना, अलग नहीं है, एक ही साथ है। तो प्रोबेबिलिटी के साथ साथ थ्रू आउट दिस एंटायर प्लेलिस्ट, थ्रू आउट दिस एंटायर सेमेस्टर, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में जब पढ़ाऊंगा, तुम लोग भी ये देखोगे कि मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगा, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, हर एक स्टेप में कनेक्टेड है, हर एक चैप्टर में कनेक्टेड है, और ये हमें दिखेगा भी। वो कैसे? देखो, हम लोग यहाँ पे जो मीन बोल रहे हैं बार बार, मतलब स्टैटिस्टिक्स में जिसे हम लोग मीन बोलते हैं, मीन या फिर एवरेज बोलते हैं, एवरेज और मीन, उसी को ही इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ये बहुत एक फैमिलियर टर्म है, प्रोबेबिलिटी में बहुत बार मिलेगा। जब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे उसमें हम लोग ये ज़रूर देखेंगे, और मोमेंट वाला जो वीडियो बनेगा, मोमेंट वाला जो लेक्चर बनेगा इन दिस स्टैटिस्टिक्स पार्ट, उसमें भी मैं डिटेल में बात करूंगा अबाउट दिस एक्सपेक्टेशन थिंग। अब ये क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल x है, मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल x, इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखा जाता है, e ऑफ x, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में ये बहुत जगह पे, बहुत जगह पे ये मिलेगा प्रोबेबिलिटी में। e ऑफ x मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और मेरा पॉइंट ये है कि ये हो गया प्रोबेबिलिटी में, दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसका स्टैटिस्टिक्स वाला वर्जन कैसे बनेगा? इसका स्टैटिस्टिक्स वाला वर्जन कैसे बनेगा? देखो क्या करना है, जहां पर भी
एक्सपेक्टेशन का ई दिख रहा है ना, इस ई के जगह पे क्या लिख देना है, समेशन, और सामने एक 1/n लगा देना है। ये बन गया ई का स्टैटिस्टिक्स वाला फॉर्मेट। और कैपिटल एक्स जो कि रैंडम वेरिएबल है, ये स्टैटिस्टिक्स में क्या बन जाएगा, स्मॉल एक्स आई। अब तुम लोग बोलो कि ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो फॉर्म बना है सर, ये किस चीज़ का फॉर्म बना है, सर ये मीन का ही तो फॉर्म बना है। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जिसको मीन बोल रहे हैं या फिर एवरेज, मीन या फिर एवरेज बोल रहे हैं, उसी को ही प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेशन बोला जाता है। सो वट एवर इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन इन प्रोबेबिलिटी, दैट इज सिमिलर टू मीन और एवरेज इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो जहाँ कहीं भी एक्सपेक्टेशन दिखेगा प्रोबेबिलिटी में, समझ लेना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मीन और एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये क्लियर है। ई का ये जो कन्वर्शन है, ई मीन्स 1/n इंटू समेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बिल्कुल शुरू में बता रहा हूँ, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, और जब भी आगे मिले इसको क्लियरली इस तरीके से लिखना है। ओके, क्योंकि बहुत सारा प्रूफ्स है जहाँ पे हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं शुरू में ये क्लियर कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट जो फॉर्मूला है मीन का, बिल्कुल बेसिक सा ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, ये भी वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा जो ज़्यादा हमें मिलेगा, क्योंकि टोटल 3 टाइप का हमें क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकता है। एक हो गया बिल्कुल सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो गया सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा एक मिलेगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीनों का जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तो बिल्कुल एंड तक रहना। ओके, अच्छा, तो अभी जो बता रहा था मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मान लो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि वेरिएबल्स गिवन होता है, वेरिएबल्स के साथ साथ उसका कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लो कि ये है, ये मतलब आउट ऑफ 100 बच्चों को एग्जाम में कुछ मार्क्स मिला है। मान लो 100 में से आउट ऑफ 100 50 मिला है। मान लो दिस इज 50, कितने सारे बच्चों को 50 मिला है, मान लो टोटल 10 बच्चों को आउट ऑफ 150 मिला है। तो बेसिकली दिस फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ स्टेट, वट एवर, मतलब नंबर ऑफ समथिंग। फ्रीक्वेंसी कितना, हाउ मेनी टाइम्स द वेरिएबल x1 इज ऑकरिंग। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली, फ्रीक्वेंसी का जो डेफिनेशन है या फिर मीनिंग है कि हाउ मेनी टाइम्स द वेरिएबल xi इज ऑकरिंग, नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ xi इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, दैट इज डिनोटेड बाय f(i). ठीक है, मतलब x1 ऑकर कितना हाउ मेनी टाइम्स इट हैज ऑकर्ड, x1 हैज ऑकर्ड f1 टाइम्स, x2 का फ्रीक्वेंसी इज f2, x3 का फ्रीक्वेंसी इज f3, अप टू xn का फ्रीक्वेंसी इज fn। तो अगर इस तरीके से विथ फ्रीक्वेंसी एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हुआ तो ठीक है, तो उसके लिए जो मीन का फॉर्मूला बनेगा, द फॉर्मूला ऑफ मीन, अरिथमेटिक मीन या फिर सिंपली मीन, दैट इज दिस वन, x बार इज इक्वल्स टू 1/N इंटू x1 इंटू f1, है ना, मतलब इसके x1 के साथ f1 का मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में प्लस होगा x2 इंटू f2, फिर बीच में प्लस x3 इंटू ft, ऐसा करके अप टू xn इंटू fn, एंड इसको डिवाइड कर देना है किससे, कैपिटल N से। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस नोटिस करना, लास्ट वाला जो फॉर्मूला था यहाँ पे स्मॉल n था, हमेशा याद रखना दिस आर द स्टैंडर्ड नोटेशन, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसका मीनिंग जो है, स्मॉल n इज ऑलवेज नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब कितना डेटा गिवन है, 5, 10, 15 ये। और कैपिटल N जो है, कैपिटल N हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल N इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn अप टू fn, इसका सम इज कॉल्ड कैपिटल N। सो कैपिटल N इज बेसिकली द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी का सम, और कुछ नहीं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड नोटेशंस है और हमेशा मिलेगा और सभी जगह पे इसका मीनिंग सेम रहेगा, राइट। ओके, तो और ये हो गया इसका समेशन वाला नोटेशन ऑफ the formula of mean for grouped frequency distribution। ठीक है, ओके, अच्छा, ग्रुप्ड या फिर अनग्रुप्ड दोनों के लिए मतलब फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड के लिए कैसा होगा वो मैं आगे क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पे मैं बताऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने के लिए इस थ्योरम का मदद हमें लेना पड़ेगा। दैट इज, मान लो 2 वेरिएबल्स है x एंड y, एंड जो कि रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, लीनियरली रिलेटेड है। द 2 वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर विद अ लीनियर रिलेशन। ये रिलेशन लीनियर कैसे है तुम लोगों को पता चल जाएगा, अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें हम लोग तो क्या मिलेगा, dy इक्वल्स टू x माइनस सी।
इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू डी वाई प्लस सी। सो देखो x एंड y दोनों का जो पावर है, द हाईएस्ट पावर इज़ 1, इस x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, तो इसका मतलब दिस है लीनियर रिलेशन। तो अगर पॉइंट ये है कि दो वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स, इफ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ लीनियर रिलेशन लाइक दिस, अगर एक दूसरे के साथ लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली रिलेटेड है, तो उनका जो मीन या फिर एवरेज होगा दैट इज वाई बार एंड एक्स बार, वाई बार एंड एक्स बार, उनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, वही सेम, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बार दे देना है, यहाँ पर बार देना है, दैट इज वाई बार विल बी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस सी बाई डी। बिल्कुल सेम रहेगा फॉर्मेट, सिर्फ बार हो जाएगा, दैट इज वाई का मीन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू मीन ऑफ एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। अब सर ये सी एंड डी क्या है और ये कैसे पता चलेगा? सी एंड डी आर एनी नंबर्स। कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि ये जो डी है, डी शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। डी का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगा, जीरो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग मेंटेन करेंगे डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। और ये सी, जनरली सी क्या होता है, जनरली सी को हम लोग मीडियन लेते हैं, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, दैट इज मीडियन ऑफ एक्स आई। तो दिस इज द थिंग, और ये और भी अच्छे से क्लियर होगा हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर थ्योरम। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होता है और इससे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब इसको अगर हम लोग फिलहाल इसको सिर्फ देख लेते हैं, बाद में जब ये यूज़ होगा देन डिटेल में इसको एक और बार हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल दिस इज द फॉर्मेट, ओके। नाउ इफ वी सी फर्दर, दैट इज अभी जो मैं बता रहा था कि टोटल 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे फ्रॉम दिस पार्ट। एक तो हो गया बिल्कुल सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है, नो फ्रीक्वेंसी इज मेंशनड। दूसरा करेंगे फ्रीक्वेंसी मेंशन रहेगा, देख सकते हो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। और एक और करेंगे दैट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, और दूसरा है ग्रुप्ड, है ना। डिफरेंस क्या है वो मैं बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम बताएंगे। और उसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो मैंने कोशिश किया है कि जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकता है फ्रॉम मीन टू कवर ऑल द क्वेश्चन इन वन सिंगल वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। वेरी सिंपल है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी हलवा क्वेश्चन है। क्या बोला है? वी हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन of the variable assuming the data 5, 8, 3, 10, 12। मतलब ये नंबर्स गिवन है और इसका जो मीन या फिर सिंपली एवरेज है वो निकालना है। तो बिल्कुल इजी प्रोसीड्योर है। फॉर्मूला क्या है? सो द मीन इज डिनोटेड बाय, है ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ छोटा सा थोड़ा सा जगह, हाँ बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन इज रिटन लाइक दिस एक्स बार, और उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज 1/n समेशन एक्स आई, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर में क्या होगा, एक्स आई मतलब ये जो नंबर्स गिवन है इनका सम, दैट इज 5 + 8 + 3 + 10 + 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर कितने वैल्यूज गिवन है? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 वैल्यूज गिवन है, तो 5 से सिंपली डिवाइड कर देना है। तो ऊपर में अगर हम लोग ऐड करें तो देखो कितना आ रहा है, ये हो गया 20, 30, 38, 38/5, 38/5 डिवाइड करो, 7 टाइम्स जाएगा तो 35, 330.6। तो दिस इज योर आंसर, 7.6 इज द आंसर। आई होप सभी का आंसर यही आया होगा। बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। चलो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड मतलब ये जो वेरिएबल वाला कलम या फिर रो व्हाटएवर गिवन है, इसमें डेटा जो है ये रेंज में गिवन नहीं है। सपोज कि मान लो 20 to 30, फिर 40 to 50, इस तरीके से रेंज में डेटा गिवन नहीं है। अगर डेटा रेंज में गिवन रहता है तो उसको हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एंड ग्रुप्ड वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल दिस इज अनग्रुप्ड या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है? कुछ वेरिएबल्स गिवन है एंड उनका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। तो करना क्या है? वी हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन या फिर सिंपली मीन ऑफ द डेटा। तो वही सेम एक्स बार, है ना, मीन। और फॉर्मूला क्या बोल रहा है? 1/N इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, यही था फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हो जाएगा? और इसका ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बनाया ना, इसको हम लोग और अच्छे मतलब
फॉर्मूला का डेरिवेशन ही एक कर लेंगे इन द मोमेंट वाला वीडियो। तो मोमेंट वाला जो वीडियो होने वाला है ऑन दिस सीरीज ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स, 3-4 वीडियो बाद आएगा मोमेंट वाला वीडियो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रूर देखना मोमेंट वाला वीडियो, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ओके अच्छा, तो कैसे करना है, एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई मतलब इसके साथ मतलब 2 इंटू 3 होगा, फिर प्लस समेशन की वजह से प्लस आएगा, फिर 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। इसका मतलब ऊपर में क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 है ना, प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टाइम करना ना, इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता देता हूँ, और भी अच्छे से और भी प्यार से, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर f1, दिस इज x2 एंड दिस इज f2 कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, x3 f3 है ना, दिस इज x4 एंड दिस इज f4। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है सर, फॉर्मूला यही बोल रहा है कि इसको अगर हम लोग ब्रेक करें समेशन को, तो क्या मिल जाएगा, x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 प्लस x4 इंटू f4 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैपिटल एन क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, वही मैं बता रहा था, 2 इंटू 3 है ना, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का सम, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, दैट इज 10। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। ऊपर में देखो क्या आ रहा है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है ये सर, दिस इज कमिंग एज कितना आ जाएगा, अच्छा ये प्लस होगा, सॉरी गलती से मल्टीप्लिकेशन लिख दिया यहाँ पे, ठीक कर देता हूँ, 4 प्लस 3। अच्छा, तो ये हो जाएगा 10 एंड 11 दैट इज 21 बाई 10, सो आंसर इज 2.1, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, और एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन 1 मार्क, उससे ज़्यादा नहीं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रहा है, जो मेन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स, वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब ये है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं बता रहा था। देखो क्योंकि यहाँ पे जो एक्स का जो रो है, देखो रेंज में वैल्यूज गिवन है 110 टू 119, फिर 120 टू 129, 130 टू 139, कुछ इस तरीके से। तो इसको कैसे करना है बिल्कुल प्यार से समझेंगे, थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ूंगा, बाकी प्रोसीड्योर मैं बिल्कुल प्यार से बता देता हूं, तो ध्यान से सुनना। चलो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, पेन गिर गया। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो ये वैल्यू गिवन है इनको मैं कलम में लिख लेता हूं, दैट इज ये जो इसको ना, ये इसको क्लास इंटरवल बोला जाता है, ये वाला जो रो है ना, दिस रो इज कॉल्ड एज क्लास इंटरवल। तो इन वैल्यूज को पहले तो हमें लिख लेना है रो मतलब कलम में, फर्स्ट कलम में क्लास इंटरवल। देखो क्वेश्चन में यहाँ तक रहेगा, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ये जो दूसरा जो टेबल है, सेकंड जो टेबल है, दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये तुम लोग को खुद बनाना पड़ेगा, सो यू हैव टू मेक दिस टेबल। ये पहला वाला, ये वाला टेबल, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, उसके साथ साथ ऊपर में क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये दूसरा टेबल यू हैव टू मेक इट टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, फॉर सॉल्यूशन। ओके, तो पहले क्या करना है, जो मैं बता रहा था, पहले यहाँ पे ये जो वैल्यूज गिवन है इनको लिख लेना है अकॉर्डिंग टू द कलम, फर्स्ट कलम में इसको लिख लेना है इन द क्लास इंटरवल वाला कलम, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा तुम लोग अपने अकॉर्डिंग लिखना, वरना यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। तो चाहो तो कॉपी को रोटेट करके अपने तरीके से बना सकते हो, जो भी ठीक लगे, और कुछ नहीं। 120 टू 129, 130 टू 139, 140 टू 149। सो मैं इसको लिख लेता हूँ, उसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, करके मैं रेडी करके फिर मैं रिज्यूम करता हूँ। मतलब ये जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 5, तो यहाँ पे इसके साथ फ्रीक्वेंसी वाला जो कलम है वहाँ पे 5 लिखना है। फिर इसके बाद दूसरा जो क्लास इंटरवल है, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज 7, तो यहाँ पे मैं 7 लिखूंगा। इस तरीके से इस टेबल को मैं पहले इन दोनों कलम्स को मैं फुलफिल कर लेता हूँ, देन आई विल रिज्यूम। ओके, तो मैंने ये दोनों कलम बना लिया है, फर्स्ट वन ऑफ क्लास इंटरवल फर्स्ट कलम, एंड एक और दूसरा कलम फ्रीक्वेंसी वाला कलम, वो भी मैंने यहाँ पे बना लिया, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब इसके बाद बीच में और दो चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहूँगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे क्वेश्चन मिल रहा है, जो फर्स्ट चीज़ तुम लोगों को नोटिस करना है, दैट इज़, ध्यान से सुनना, दैट इज़ देखना कि ये जो प्रीवियस इंटरवल है उसका जो
अपर बाउंड्री है, दैट इज इन दिस केस 119, एंड उसका जो नेक्स्ट वाला इंटरवल है उसका जो लोअर बाउंड्री है दैट इज दिस 120, क्या दोनों सेम है? अगर दोनों सेम है तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे करना है वो नहीं करना है। इफ़ दे आर सेम, मतलब अगर सपोज दोनों ही 120 होता या फिर दोनों ही 119 होता तो ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग है, दैट इज प्रीवियस जो क्लास इंटरवल है वो 119 पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा क्लास इंटरवल 120 से स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस मतलब एक 1 यूनिट का गैप है, ये गैप अलाउड नहीं है इन स्टैटिस्टिक्स, तो हमें उस गैप को मर्ज करना है। अब गैप मर्ज करने का टेक्निक क्या है देखो समझो, तो 119 और 120 के बीच में अंतर डिफरेंस क्या है? सर 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो पहले क्या करना है, प्रोसीड्योर क्या है, ये जो डिफरेंस जितने भी यूनिट का हो, सपोज यहाँ पे 2 यूनिट्स का अगर डिफरेंस होता, दैट इज मान लो ये 118 पे खत्म हो रहा है और ये 120 से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दैट केस 2 का डिफरेंस होता। तो जितने भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंसेस है, इन दिस केस 1 इज द डिफरेंस, उसको पहले 2 से डिवाइड कर दो। जो भी डिफरेंस है, जितना भी डिफरेंस है बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, उसका जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करो। देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 0.5 आ रहा है ना, तो 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम द प्रीवियस वन, सॉरी ऐड कर दो विद द अपर बाउंड्री ऑफ द प्रीवियस क्लास एंड माइनस कर दो फ्रॉम द लोअर बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये दिस विल बिकम 119.5 एंड इससे 120 से 0.5 माइनस करने से ये भी बन जाएगा 119.5। तो यही टेक्निक है, एक के साथ ऐड करना होता है, एक के साथ माइनस करना होता है, और ऐड या फिर माइनस करना क्या होता है, जो डिफरेंस होता है दोनों का उसको 2 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उसी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट द न्यू मॉडिफाइड क्लास इंटरवल, जिसमें क्या होगा, जिसमें अपर एंड लोअर लिमिट इक्वल होगा, दैट इज अपर लिमिट फिर अपर बाउंड्री ऑफ द प्रीवियस क्लास एंड लोअर बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास। सो इसको कर लेते हैं, करने के बाद जो फाइनली जो मिलेगा वो मैं लिख के रेडी कर लेता हूँ। तुम लोग भी अपना रेडी कर लो, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे, सो पहले खुद से बनाओ एंड उसके बाद वेरीफाई कर लो कि तुम लोगों का और मेरा जो है दोनों का सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। चलो मैं बना लेता हूँ फिर। ओके, सो वी कैन सी द मॉडिफाइड क्लास इंटरवल, देखो थोड़ा सा चेंज हो गया है, सभी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट देखो चेंज हो चुका है ना, सभी में वही 0.5 करके मैंने एडजस्ट किया है। और इससे क्या हुआ है देखो, हर एक क्लास इंटरवल में प्रीवियस का अपर एंड नेक्स्ट का लोअर दोनों सेम हो चुका है, ये काम कर लेना है, यू हैव टू डू दिस थिंग। कुछ इससे देखो, अगर नहीं करोगे तो भी लगभग सेम ही आंसर आएगा, सही आंसर आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आंसर गलत आ सकता है, तो हमें सेफ रहना है। अगर ऐसे डिफरेंसेस हैं जो मैंने बताया, तो हमें ये वाला स्टेप कर लेना है। अच्छा, अब इसके बाद अब आगे क्या करना है देखो, और इससे एक चीज़ और ये भी हुआ कि सभी क्लास इंटरवल का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल जो हमें आगे भी निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल इज इक्वल। लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल मतलब हर एक क्लास इंटरवल का, देखो हर एक क्लास इंटरवल का जो लेंथ है, दैट इज अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, दैट इज 119.5 माइनस 109.5 करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा। इसमें भी सेम, दिस माइनस दिस करूंगा तो भी 10 मिलेगा, तो हर एक क्लास का क्लास इंटरवल भी बिल्कुल इक्वल हो चुका है एंड दैट इज 10। ये 10 हमें बाद में काम आएगा, वो कहाँ पे वो मैं बताऊंगा आगे। मैंने जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन मैंने पिक किया है क्योंकि इस क्वेश्चन में सभी टाइप्स का कंसेप्ट बिल्कुल एक ही साथ प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मिड पॉइंट निकालना है। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला था, ध्यान रखना हम लोग कर क्या रहे हैं, हम मीन निकाल रहे हैं और मीन का फॉर्मूला दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए, दैट इज समेशन xi इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, यही फॉर्मूला था। तो हमें ये निकालना है, xi इंटू एफ आई का सम हमें निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ आई, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, एफ आई तो क्वेश्चन में गिवन है जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है, लेकिन xi क्या होगा, xi तो गिवन नहीं है, xi की जगह पे क्या गिवन था, xi
xi की जगह पे कुछ ग्रुप्ड क्लास इंटरवल गिवन था। तो इसका xi क्या होता है, जो कि फॉर्मूला में यूज़ होता है, जो मीन का जो फॉर्मूला है उसमें यूज़ होता है। xi यहाँ पे फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना, फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन xi इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ एवरी क्लास इंटरवल। ये जितने भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 8 क्लास इंटरवल है, सभी क्लास इंटरवल का कॉरेस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट जो होगा, मतलब जो मिड वैल्यू जो मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी द xi फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। और वो क्या होगा, देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। कैसे करना है देखो, एक एक करके निकालेंगे। फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल दैट इज क्या करना है, 119 प्लस 109 119.5 प्लस, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 119.5 प्लस 109.5 डिवाइडेड बाई 2। अगर ये करोगे सो क्या आ जाएगा, द रिजल्ट विल बी 114.5। ये हो गया मिड पॉइंट फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल। सेम सेकेंड के लिए भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है, दैट इज 129.5 प्लस 119.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर करोगे देखो क्या आएगा, 124.5। सिमिलरली इसके लिए करोगे तो मिल जाएगा 134.5। तो एक पैरिटी, एक सिमिलैरिटी नोटिस कर सकते हो, आई गेस कर सकते हो, दैट इज 10 करके इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर 10 करके इंक्रीज होगा, क्योंकि सभी क्लास इंटरवल का जो मतलब लेंथ है वो भी 10 है और वही यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो 1 2 निकालना है, उसके बाद 10 करके ऐड करके लिख देना है। तो क्या आ जाएगा, जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। प्रोसीड्योर आई होप बिल्कुल क्लियर है मिड पॉइंट निकालने का। मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, तो एकदम इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि बार बार आगे गलती ना हो और कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा, दिस विल बी 114.5, 10 करके ऐड करते चलना है और कुछ नहीं। 124.5, 134.5, फिर इसके लिए आ जाएगा 144.5, फिर 154.5, है ना, फिर 164.5, 174.5 एंड फाइनली 184.5। दिस इज द थिंग। आई होप सभी का सेम आया है, आई होप यू हैव गॉट दिस रिजल्ट। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन में सभी टाइप्स का कंसेप्ट, थ्योरम एटसेट्रा सभी प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसके बाद जो मैं बताना चाहूँगा, देखो इसका आगे क्या करना है, फॉर्मूला वही है। क्या फॉर्मूला है, xi मिल चुका है, fi मिल चुका है। अब इसके बाद कोई बच्चा क्या करेगा, कैलकुलेटर यूज़ करेगा। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स का जितने भी क्लासेस होगा सभी में कैलकुलेटर लेके बैठना है। जब नोट्स बना रहे हो कैलकुलेटर लेके बैठना है, विदाउट कैलकुलेटर नहीं कर पाओगे। कॉलेज में भी जब क्लासेस होगा तब भी यू हैव टू कैरी द कैलकुलेटर, सो दैट एंड देन ओनली विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि नंबर्स जो है लार्ज नंबर्स है, कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। यू कैन यूज़ एनी कैलकुलेटर, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर चलेगा। लास्ट सेमेस्टर देख के तुम लोगों को पता चली गया होगा कि कैलकुलेटर में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, यू कैन यूज एनी कैलकुलेटर वट एवर यू हैव। लेकिन मोबाइल का यूज मत करो, शुरू से ही कैलकुलेटर का प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में भी आसानी से फ्लुएंटली कैलकुलेटर यूज कर सको। अच्छा तो मिड पॉइंट, अब इसके बाद क्या करना है, वही सेम फॉर्मूला, दैट इज दिस, है ना, क्या था, दिस इंटू दिस, है ना, xi इंटू fi प्लस xi इंटू fi प्लस xi इंटू fi, इस तरीके से ऐड करके करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो जो मिड पॉइंट्स जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, मिड पॉइंट्स जो है दैट इज 114.5, 124.5, 134.5 इटसेल्फ आर वेरी लार्ज नंबर्स। अब उनके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड होगा, फिर उनका एडिशन होगा तो एक बहुत लार्ज नंबर बन जाएगा। तो जब भी, अब मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ करूँगा, अगर चाहो तो इससे डायरेक्टली कर सकते हो। अभी मैंने जो बताया कोई बच्चा डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से कर सकता है, कैलकुलेटर से करोगे कोई गलती नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूँगा। सपोज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं यहाँ पे 2000 IQ लगाऊंगा। क्या, एक थ्योरम हम लोगों ने अभी देखा था, ये जो थ्योरम मैंने बताया था ना, ये वाला थ्योरम मैं यूज़ करूँगा। मैंने तब बताया था कि जब लार्ज नंबर्स हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से, जब लार्ज नंबर्स हमें मिलेगा तब उन नंबर्स को हम लोग छोटा कर सकते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल क्वेश्चन में प्रेजेंट है दैट इज xi, हम एक नया वेरिएबल yi इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे एक नया वेरिएबल yi इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या करने के लिए, टू डिक्रीज दिस नंबर्स। ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा, देखो फ्रीक्वेंसी को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी जो है वही रहेगा, क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन इन मिड पॉइंट्स को मैं छोटा कर सकता हूँ, मिड पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन से छोटा कर सकता हूँ। और
वही ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर जो फॉर्मेट था कुछ इस तरीके से था, वाई आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस सी बाई डी, और तब मैंने ये बताया था ये सी और डी हमारे हाथ में है, क्या लेना है सी और डी का वैल्यू क्या कुछ लेना है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, अब समझना यहाँ पे, अब मैं इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा छोटा करने वाला हूँ, मतलब ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनको मैं छोटा और डिक्रीज करने वाला हूँ। एक्स आई की जगह पे एक नया वेरिएबल वाई आई मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। अब देखो कैसे करना है, देखो पहले तो ये C का सिलेक्शन, ये जो C मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला C, ये C कैसे लेना है समझना। C जनरली क्या होता है, जनरली जो मिड वैल्यू होता है, ये जो नंबर्स है मतलब जिनको हम लोग छोटा करने वाले हैं, लाइक दिस नंबर्स, इनका जो मिड वैल्यू है उन मिड वैल्यू उनमें मतलब मिडिल में जो वैल्यू रहता है दैट इज़ बेसिकली मीडियन जो होता है उसी को हम लोग C लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्योंकि इवन नंबर ऑफ डेटा गिवन है तो इसको भी C ले सकते हो, इसको भी C ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं इसको C लेके आगे बढ़ रहा हूँ, कोई भी बच्चा चाहे तो इसको भी C लेके आगे बढ़ सकता है, दोनों का एंड में दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ये मेरा गारंटी है, आएगा ही आएगा, ठीक है। सो मैं फॉर द टाइमिंग आई एम टेकिंग अच्छा चलो इसको C लेते हैं, लेट अस टेक दिस एज C 154.5। तुम लोग कोई बच्चा अपने तरीके से C ले सकता है, दैट इज 144.5। अच्छा एक और बात, अगर कोई बच्चा चाहे तो इन दोनों का एवरेज को भी C ले सकता है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ भी नंबर C ले सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अपॉन यू। जो भी C लोगे अगर कैलकुलेशन सही रहेगा तो बिल्कुल एंड में सभी का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, जो भी अपना चाहे जैसा भी चाहे C एंड D ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लेकिन मैं यहाँ पे क्या C ले रहा हूँ जो मैंने बताया, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एज C, दैट इज मैं 154.5 को C ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिनेरियो क्या है, चलो आ जाओ, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं, हाँ एक सेकेंड। अच्छा अब अगर इस C को मैं माइनस करूँ सभी xi से, मतलब ये जितने भी xi's हैं सभी से अगर मैं इस C दैट इज 154.5 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, माइनस करूँ, तो वैल्यूज़ क्या आ रहा है ज़रा नोटिस करना, दैट इज़ ये जो न्यूमरेटर है xi माइनस C, इसका वैल्यूज़ क्या है ज़रा नोटिस करना। देखो क्या आएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 144.5 था माइनस 154.5 कर रहा हूँ, ठीक है। करने से क्या आ जाएगा सर, दिस विल बी -40, ठीक है। फिर दूसरा क्या है 124.5 माइनस 154.5, ठीक है, क्या आ जाएगा, दिस विल बी -30, फिर 134.5 माइनस 154.5 कितना आ जाएगा, दिस विल बी -20, फिर आएगा -10, फिर आएगा 0, ये वाला 0 आएगा है ना, क्योंकि इसमें क्या आएगा 154.5 माइनस 154.5 सेम माइनस हो रहा है तो 0, फिर +10 +20 +30 इस तरीके से। सो एक चीज़ तुम लोग नोटिस कर सकते हो, देखो वैल्यूज़ ऑलरेडी बहुत छोटा हो चुका है। देखो यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा फिर से समझना, कंसेप्ट क्या बोल रहा है, कंसेप्ट ये बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा चाहे तो इन वैल्यू से आगे बढ़ सकता है, दैट इज D = 1 लेके आगे बढ़ सकता है, हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि xi माइनस C करने के बाद जो वैल्यूज़ मुझे मिल रहा है, दैट इज़ ये जो वैल्यूज़ मुझे मिल रहा है कौन सा, -40 -30 -20, इसमें एक चीज़ कॉमन है, इन सभी वैल्यूज़ में ये जो सभी न्यूमरेटर्स है इनमें एक चीज़ कॉमन है। सर कॉमन क्या है कि सभी नंबर्स 10 के मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 10 है ना, इसका मतलब मैं 10 से डिवाइड करके इनको और छोटा कर सकता हूँ, और मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि मेरे पास प्रोविजन है, मेरे पास अभी भी फिर D का वैल्यू लेना अभी भी बाकी है। और मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था C एंड D बिल्कुल कंप्लीटली तुम लोगों के ऊपर है, अपने अकॉर्डिंग C एंड D ले सकते हो वैल्यूज़ को छोटा करने के लिए। मिड पॉइंट्स अगर बहुत लार्ज नंबर्स आ रहा है, वैल्यूज़ अगर बहुत लार्ज आ रहा है तो उनको छोटा करने के लिए कुछ भी अपने तरीके से C एंड D को ले सकते हो। लेकिन बेसिकली और जनरली C को मीडियन लिया जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड D को क्या लिया जाता है, दैट इज जो xi माइनस C होता है, दैट इज ये जो न्यूमरेटर्स होता है, न्यूमरेटर्स का जो कॉमन डिवाइजर होता है उसी को D लिया जाता है, जो कि यहाँ पे 10 मुझे दिख रहा है, 10 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ सभी नंबर्स को। तो अभी फाइनली सब कुछ डिसाइडेड है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, D = 10 ले लूँगा। तो इसका मतलब ये जो बन रहा है, इसका मतलब ये सभी नंबर्स जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा, सभी नंबर्स 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2 -1 0 एंड सो ऑन। अभी मैं इनको बिल्कुल फ्रेश तरीके से लिख के फिर से मैं ये वाला कलम YI वाला कलम बना के वापस आ रहा हूँ। YI वाला कलम तुम लोग भी वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ ये YI वाला कलम, और बताना अगर कोई भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर के जैसा इस सेमेस्टर में भी सभी वीडियोज़ का कमेंट
मैं ज़रूर देखता हूँ एंड रिप्लाई भी करता हूँ, तो ज़रूर बताना, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं कमेंट में ही उसका आंसर दे दूंगा। तो चलो इसको बना के वापस आते हैं। अच्छा, तो देख सकते हो मैंने क्या किया है, मैंने बिल्कुल क्लियर करके, फ्रेश करके, बिल्कुल डायरेक्टली वाई आई इक्वल्स टू जो हम लोगों ने लिखा था एक्स आई माइनस सी बाई डी, सी का वैल्यू 154.5, डी का वैल्यू 10 पुट करके मैंने कलम बिल्कुल बना दिया है, जो कि आ रहा है -4, -3, -2, -1 एंड सो ऑन। अब इससे हुआ क्या, जो एक्स आई था जो बहुत लार्ज नंबर्स था बिल्कुल छोटा होके 1 डिजिट नंबर बन चुका है। अब इसके आगे बाकी का कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अभी एक्स आई को लेके हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने नया वेरिएबल, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला वेरिएबल वाई आई इंट्रोड्यूस कर दिया है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो आगे का कैलकुलेशन भी वाई के रिस्पेक्ट में ही होगा। दैट इज़ ये वाला कलम जो यहाँ पे बनेगा, दैट इज़ वाई आई इंटू एफ आई बनेगा। कोई किसी भी बच्चा गलती से भी एक्स आई इंटू एफ आई मत लिख देना, क्योंकि एक्स आई का काम फिलहाल खत्म हो चुका है। अब जो भी आगे का कैलकुलेशन होगा दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, द न्यू वेरिएबल। तो इसका मतलब यहाँ पे करना क्या है सर, यहाँ पे 5 इंटू -4 है ना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -20, फिर 7 इंटू -3 दैट इज़ -21। इस तरीके से इस कलम को कर लेना है। 12 इंटू -2 दैट इज़ -24, फिर 20 इंटू -1 है ना, 20 इंटू -1 एक्स आई सॉरी एफ आई इंटू वाई आई हो रहा है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वाई आई के साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और कुछ नहीं। 16 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये होगा 10, 7 इंटू 2 होगा 14 एंड 3 इंटू 3 होगा 9। अब इसका ऐड कर देना है, समेशन कर लेना है। we have to add this, we have to find the total of this, मतलब इसका समेशन क्या आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, अगर इसको ऐड कर दे तो जो टोटल आएगा दैट विल बी, एक बार देख लेता हूँ, हाँ -52, इसका टोटल आ जाएगा -52। ठीक है, एंड ये जो फॉर्मूला था, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला था, उसमें समेशन एफ आई भी निकालना होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो कलम है, फ्रीक्वेंसी वाला जो कलम है, इसका भी सम करना ज़रूरी है, और इसका अगर हम लोग सम करेंगे फ्रीक्वेंसी का तो इसका सम आ जाएगा 80। सो नाउ वी आर रेडी टू फाइंड वाई बार। ध्यान रखना, हम लोग वाई का मेन, ये वाला कलम नहीं चाहिए, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिया था, ये बनाने का ज़रूरत है नहीं, तो ये नहीं चाहिए, इसको हटा सकते हो। अच्छा, तो फिलहाल हम लोग पहले y बार निकालेंगे, फिर y बार से x बार निकालेंगे, ये वाला थ्योरम यूज़ करके, है ना। ऑप्शन तो मतलब आंसर तो सॉल्यूशन तो हमारे पास है ही, ये वाला थ्योरम हम लोगों ने देखा था, तो इसको यूज़ करके हम लोग y बार से x बार निकालेंगे। तो पहले y बार का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो y बार मतलब y का जो मीन है, मीन ऑफ y दैट इज़ y बार इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, समेशन वाई आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, मैं हट जाता हूँ बीच में से, वरना ये जगह चाहिए होगा। अच्छा, तो समेशन वाई आई एफ आई, इसका वैल्यू अभी अभी हम लोगों को क्या मिला था सर, -52 डिवाइडेड बाई 80, समेशन ये हमें मिला था, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 0.65 -0.65। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। देखो ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको आंसर मत लिख देना, है ना, क्योंकि ये वाई बार निकाला है हम लोगों ने। हमें चाहिए क्या सर, हमें एक्स बार चाहिए, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन गिवन था दैट वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक्स बार हमें निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पे वो वाला जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने, थ्योरम हम लोगों ने देखा था, उसमें क्या लिखा था, इफ y इक्वल्स टू x माइनस सी बाई डी। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे i लिख दो, इफ वाई आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस सी बाई डी, कुछ इस तरीके से। तो इन लोगों का जो मीन होगा, जो एवरेज होगा, वो किस तरीके से रिलेटेड है, y बार इक्वल्स टू एक्स बार माइनस सी बाई डी, एज सिंपल एज दैट। सिंपली बार दे देना, मतलब मीन लिख देना और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो, अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम पहले ये लिख लेंगे, है ना, इसको लिख लेने के बाद हम विच इम्प्लाइज दैट, अब देखो वाई बार का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, दैट इज -0.65 लिख दिया हम लोगों ने। एक्स बार का वैल्यू हमें निकालना है -c। सर c क्या लिया था हम लोगों ने, c का वैल्यू हम लोगों ने लिया था 154.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 154.5 डिवाइडेड बाई d का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था 10, d का वैल्यू हम लोगों ने लिया था 10। अब इसको सिंपली कैलकुलेशन करना है, ये तो बच्चा भी कर लेगा, कोई बच्चा कर लेगा आराम से। और इसको अगर कैलकुलेट करोगे, क्या करना है, पहले इस 10 को इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर इसको उस साइड में लेके चले जाओ, तो यहाँ से x बार का वैल्यू आ जाएगा, x बार का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 154.5, फिर ये हो जाएगा माइनस 6.5, इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 148 will be the value of x bar। तो this will be the answer, फाइनल आंसर यही आएगा 148। जरा बताना सभी का यही आंसर आ रहा है कि नहीं, एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर एंड नॉट, जरा कमेंट में ज़रूर बताना कि 148 आया कि नहीं।
सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिटेल में प्यार से सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर करके बताया है। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं है। चलो आगे का और भी क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी होता है और मैंने ये सर्वे करके सभी से पूछा बच्चों से, तो बच्चे लोगों ने यही बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं, वीडियो का लेंदी होगा तो भी चलेगा। तो क्या होता है कि एक ही वीडियो में सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनको भी कर लेते हैं। आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 है। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। डेली वेजेस गिवन है ऑफ सम वर्कर्स, तो रुपीस 25 to 29 के बीच में डेली वेज हो जाता है कितने नंबर ऑफ वर्कर्स का, 16। फिर 30 से 34 के बीच में हो जाता है कितने लोगों का, 28। कुछ इस तरीके से एक डेटा गिवन है इस तरीके से। और उसके साथ एक और डेटा गिवन है कि इट इज़ गिवन दैट द टोटल वेज फॉर 10 वर्कर्स अर्निंग रुपीस 45 एंड मोर इज रुपीज 600। मतलब 44 तक तो 12 गिवन है, और 45 से उससे ज़्यादा, और मतलब 45 एंड ग्रेटर देन 45, उस दैट इज फॉर 10 वर्कर्स, इट इज़ गिवन है 600 रुपीज़। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है इसको बिल्कुल एंड में हम लोग यूज़ करेंगे, फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। पहले तो हमें मीन, वैसे भी मीन निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है तो मीन तो निकालना है। उसके पहले जो हमें करना है, ये जो डेटा गिवन है इस डेटा को पहले लिख लेना है इन द टेबल। तो मैं क्या करूँगा, ये जो क्लास इंटरवल है इसको मैं यहाँ से बिल्कुल प्यार से लिख लूँगा, है ना। दैट इज़ 25 to 29, है ना। फिर उसके बाद 30 to 34, फिर उसके बाद 35 to 39, एंड उसके बाद 40 to 44, एंड उनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है दैट इज़ 16, 28, फिर 14 एंड 12 वो भी लिख लेना है। फिर उसके बाद अगेन सेम प्रोसीड्योर है, मैं इस बार डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी डिटेल में मैंने बता दिया था। यहाँ पर भी वही सेम काम करना है। जो नोटिस करना है एक चीज़ कि यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो रहा है कि 29 पे ख़त्म हो रहा है और ये 30 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब गैप है, उस गैप को मर्ज करना है, मतलब यहाँ पे 0.5 ऐड करना है और यहाँ से 0.5 माइनस करना है। और ये वाला स्टेप ये सभी इंटरवल में करना है, सो दैट द थिंग्स आर सेम, मतलब इक्वल हो जाए। फिर उसके बाद उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो ये वाला तुम लोग कर लोगे, मैं मिड पॉइंट्स पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे का कैलकुलेशंस मैं बताता हूँ। चलो अच्छा, तो मैंने देखो मिड पॉइंट्स लिख लिए यहाँ पे 27, 32, 37, 42 मिड पॉइंट्स आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी का सम भी मैंने यहाँ पे करके रखा है क्योंकि ये भी चाहिए होगा। अच्छा, फिर से यहाँ पे अगर चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, 27 इंटू 16 प्लस 32 इंटू 28 डायरेक्टली कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके मिड पॉइंट्स को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। तो मैं वही करूँगा क्योंकि मेरा ये ही प्रैक्टिस है, मैं इसी तरीके से करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि वाई आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस, अच्छा सी क्या लेना है, मैंने क्या बताया था, सी बीच में से लिया जाता है। मैं यहाँ पे 37 को सी ले रहा हूँ, तो वाई एक्स आई माइनस 37 बाई डी का वैल्यू मैं काम करता हूँ, मैं 5 ले लेता हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने से जो नंबर्स आएगा देखना कि सभी जो है ना 5 का मल्टीपल आ रहा है, क्योंकि जो लेंथ है, विड्थ ऑफ द इंटरवल है, वो 5 करके ही आएगा। डी का वैल्यू 5 लेना है यहाँ पे। तो करोगे तो ये जो वाई आईज है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -2, -1, 0, 1। अब यहाँ पे वही काम करना है, एफ आई इंटू वाई आई। एफ आई इंटू वाई आई मतलब क्या करना है सर, मतलब 16 इंटू -2, 16 इंटू -2 मतलब ये हो जाएगा -32। फिर उसके बाद क्या करना है, 28 इंटू -1 मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड y का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, ये 0 होगा, ये 12 होगा, और इसका ऐड कर देना है, इसका टोटल कर लेना है, और इसका जो टोटल आएगा दैट विल बी आई गेस इट विल बी -48। तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक सभी का सेम आ रहा होगा। मैं बीच में से हट जाता हूँ। अच्छा, फिर आगे का वही सेम फंडा है, सेम कैलकुलेशन है, मतलब y बार निकालना है, फिर y बार से x बार निकालना है। तो देयरफॉर y बार क्या आ जाएगा, y बार विल बी समेशन वाई आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, है ना। इसका मतलब देखो वाई आई एफ आई या फिर एफ आई वाई वाई मल्टीप्लीकेशन है, सेम ही है। तो -48, 600 को हटा दो, ये सब क्यों आ रहा है, हाँ, -48 डिवाइडेड बाई 70 तो ये आ जाएगा -24/35, है ना। अगर 2 से ऊपर और नीचे अगर मैं कैंसिल करूंगा तो फिर उसके बाद
वाई बार इक्वल्स टू एक्स बार माइनस 37/5 ये रिलेशन था। इसमें अगर मैं पुट कर दूं किसका वैल्यू सर, वाई बार का वैल्यू, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो एक्स बार यहाँ से जो निकल के आएगा, एक्स बार विल बी 33.57, एक्स बार का वैल्यू यही आ जाएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 33.57 विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स बार। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं है ना। अच्छा, अब इसके आगे का थोड़ा सा और कैलकुलेशन है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं कि ये जो हमें मिला है, एक सेकेंड, ये जो वैल्यू हमें मिला है, ये जो एक्स बार हमें मिला है, दिस इज द एवरेज वेज। ठीक है, मीन और एवरेज वेज। ठीक है, मतलब एवरेज वेज ऑफ ऑल द वर्कर्स, ऑल द 70 वर्कर्स, है ना। टोटल 70 वर्कर्स है, फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ वर्कर्स ही तो फ्रीक्वेंसी है ना। नंबर ऑफ वर्कर्स टोटल 70 है फिलहाल, है ना। तो उनका एवरेज वेज यही निकल के आ रहा है, दैट इज 33.57। तो यहाँ पे हम लोग एक और लाइन लिखेंगे, एक और लाइन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दैट इज देयरफॉर रेड से लिख रहा हूँ, चलो ब्लैक से लिखते हैं, टोटल वेज ऑफ 70 वर्कर्स। तो सिंपली यूनिटरी मेथड है, मतलब दिस इज द वेज ऑफ वन सिंगल वर्कर, है ना, क्योंकि ये मीन है। तो 70 वर्कर्स का क्या होगा, इंटू दिस इंटू 70, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्कर्स इज इक्वल्स टू 33.57 इंटू 70 रुपीज़, इतना रुपीज़, है ना। तो क्या जाएगा, दिस विल बी सम इक्वल्स टू, इसका अगर कैलकुलेशन करोगे मिल जाएगा 2349.9 रुपीज़, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2349.9 रुपीज़। इसको थोड़ा सा क्लीन करके लिख देता हूँ, दिस 2349.9 रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब इसके बाद जो यहाँ पे बताया गया था कि इसके बाद मतलब आफ्टर 40, मतलब 40 to 45 तो यहाँ पे गिवन है, 45 एंड ऑनवर्ड्स ऐसे टोटल 10 वर्कर्स है, 45 मतलब ग्रेटर देन 45 ऑनवर्ड्स। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, नंबर ऑफ 10 वर्कर्स है, और उनका टोटल वेज गिवन है, दैट इज 600। उनके लिए एवरेज नहीं गिवन है, उनके लिए टोटल वेज ही क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 600। तो इसका मतलब फिलहाल क्या होगा, फिलहाल हमें 70 वर्कर्स का टोटल वेज मिल चुका है, इसके साथ और 10 वर्कर्स ऐड होगा, जिन इन 10 वर्कर्स का टोटल वेज गिवन है, दैट इज 600, जो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल सिनेरियो क्या है कि 10 लिखते हैं, 10 द टोटल वेज ऑफ 80 वर्कर्स, है ना। 80 वर्कर्स क्यों हुआ, आई गेस इट इज क्लियर, क्योंकि टोटल 70 वर्कर्स था पहले, उनके साथ ये टोटल और 10 वर्कर्स ऐड हो चुका है, और इन 10 वर्कर्स का जो 600 टोटल वेज है वो भी ऐड हो जाएगा इसके साथ, इज इक्वल्स टू दैट इज 2349.9 प्लस 600 रुपीज़। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ बीच में से, वरना ठीक है नहीं दिखेगा। अच्छा, तो इसको करोगे, इसको ऐड करना है तो क्या जाएगा, 2949.9 रुपीज़, ये आ चुका है 80 वर्कर्स का। लेकिन हमें मीन निकालना है, फाइनली हमें मीन ही निकालना है। तो देयरफॉर मीन वेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2949.9 डिवाइडेड बाई 80, और इसको अगर करोगे सो यू विल गेट 36.87 रुपीज़ इज द फाइनल आंसर। टोटल 80 वर्कर्स के लिए जो एवरेज वेज होगा, जो मीन वेज होगा, दैट इज 36.87 रुपीज़। सो आई होप इट इज़ क्लियर। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़रूर एक बार कंसेप्ट समझ लेना, अगर समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। वैसे ये वाला क्वेश्चन अभी एक पेपर है, दैट इज़ फॉर बीएससी साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स, उन लोगों का मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर होता है। तो इस साल का जो पेपर हुआ था, अभी जो ऑड सेमेस्टर में ये जो पेपर हुआ 2023-24 का जो पेपर हुआ, जस्ट अभी रिसेंट, मतलब ये जो लास्ट जो ऑड सेमेस्टर अभी जो खत्म हुआ उसमें ये पेपर हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर। मैं ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, और
इसका वैल्यू कमेंट करना है। तुम लोग जितना कमेंट करोगे उतना कंपटीशन में आओगे, उतना पता चलेगा कि सभी मतलब जो तुम लोग पढ़ रहे हो उतना कितना इफेक्टिव है, कितना समझ में आ रहा है पता चलेगा। तो कमेंट ज़रूर करना। एक्स का वैल्यू बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे एक्स गिवन है और एक्स का वैल्यू हमें पता करना है। मीन क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 72.5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। ज़रूर बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से एंड बताओ ज़रा, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मतलब कैसे सॉल्व करना है एंड सॉल्व कर, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। बचपन में ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते थे स्कूल स्टैंडर्ड में, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ज़रा बताना इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्वेश्चन में क्या है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 70 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 65। मतलब टोटल एक क्लास है जिसमें टोटल 70 बच्चे हैं। उस क्लास का जो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किया गया था दैट वाज 65। बाद में देखा गया कि इट वाज फाउंड द मार्क ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 85 इन प्लेस ऑफ 58। मतलब एक्चुअल में उस बच्चे को 58 मिला था, लेकिन गलती से उसका मार्क्स 85 लिख देने की वजह से ये जो एवरेज हमें मिला है 65, जो एवरेज हमें मिला है वो एक्चुअली गलत है, रॉन्ग एवरेज है। तो करेक्टेड एवरेज, करेक्टेड मीन हमें निकालना है। तो बहुत प्यारा, बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है। मैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले जो रॉन्गली मतलब जो इनकरेक्ट मीन है उससे इनकरेक्ट टोटल पहले फाइंड कर लेते हैं। दैट इज ऐसे लिखते हैं कि सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रॉन्गली कैलकुलेटेड मीन है ना, wrongly calculated mean is equals to 1 by n summation xi that is equals to 65 given in the question। ये तो wrong है, क्वेश्चन में given है। और n का वैल्यू स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डेटा, और वो क्या है 70, दैट इज 1 by 70 summation xi equals to 65। तो 70 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस साइड में तो क्या आ जाएगा, summation xi will be 65 into 70, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमें मिल जाएगा 4550 विल बी द वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, देखो अच्छा तो इसका मतलब ये क्या मिला है, सो दिस इज द सम ऑफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन और रॉन्ग मार्क्स, सम ऑफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज 4550। अब इसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए देखो समझना कि गलती से 85 लिख दिया था जो कि एक्चुअली 58 है। तो इसका मतलब करना क्या है, ये जो गलती है, गलती हो गया था दैट इज 85 वाज द मिस्टेकन मार्क्स, वो पहले तो हमें यहाँ से निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 85 को निकालना है। फिर उसके बाद जो करेक्टेड मार्क्स है वो इसमें ऐड कर देना है, दैट इज 58 इसमें ऐड कर देना है। तो इसको हम लोग फ्रेशली लिखते हैं यहाँ पे नीचे, है ना। इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि sum of, therefore sum of corrected observation, sum of corrected observation or marks whatever observations is equals to, क्या बताया मैंने, जो रॉन्ग था उससे पहले जो मिस्टेक था उस 85 को पहले हटाना है, फिर जो करेक्ट है 58 उसको ऐड कर देना है ताकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 70 ही रहे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ताकि 70 ही रहे, है ना। टोटल ये 70 बच्चों का टोटल मार्क्स था जो कि रॉन्ग मार्क्स था। टोटल मार्क्स ऑफ 70 स्टूडेंट्स मिस्टेकनली कैलकुलेटेड, उससे 85 मैंने माइनस किया पहले, फिर उसके बाद 58 ऐड कर दिया। तो इस करने के बाद जो हमें यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी 4523। ये कितने बच्चों का करेक्टेड मार्क्स मिला है, दिस इज द मार्क ऑफ टोटल 70 स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर एवरेज हमें निकालना है, देयरफॉर एवरेज करेक्टेड ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू, सिंपली क्या करना है, इसको 70 से डिवाइड कर देना है, और जैसे डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर एज 64.61 64.61 इज द आंसर। दैट्स इट, बस इतना है और कुछ नहीं। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है तो ज़रा लाइक करो, अभी तक क्यों नहीं किया, लाइक करो, है ना। और कमेंट भी करना, अगर कोई भी स्टेप में कोई भी अगर किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। अच्छा
एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दिस इज़ अ वेरी लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इस बार के लिए मुझे लग रहा है ये 2000% आएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, बहुत फेमस है। तो इसका पहले क्वेश्चन देख लो। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। इसमें दो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, टू फ्रीक्वेंसी आर नॉट गिवन, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, द टू फ्रीक्वेंसीज आर नॉट गिवन, ठीक है। लेकिन क्या क्या चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में? मीन क्वेश्चन में गिवन है, मीन इज गिवन, एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये भी क्वेश्चन में गिवन है, एक्स बार दैट इज मीन ये भी क्वेश्चन में गिवन है। हमें निकालना क्या, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दिस टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, ये दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। जिन बच्चों को पता है कैसे करना है वो पहले ट्राई कर लो, कितना आ रहा है वैल्यूज बताओ, फिर मेरे साथ वेरीफाई कर लेना। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो पहले। अच्छा, पहले क्या करते हैं, वही सेम, पहले कलम्स में लिख लेते हैं, जो भी गिवन डेटा है उसको पहले कलम में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो जल्दी से मैं कलम में लिख लेता हूँ। और जो दो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो डैश गिवन है, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, इसको मैं F1 ले लेता हूँ, और दूसरा ये जो है इसको मैं F2 ले लेता हूँ, ठीक है। फिर अब इसके बाद मैं पहले टेबल बना के फिर से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे कलम में लिख लिया है ना, क्लास इंटरवल्स एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट लिखना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ तो अच्छा हो गया, दैट इज़ कि इसमें जो है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का वो वाला प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि देखो 5 पे खत्म हो रहा है और ये भी 5 से स्टार्ट हो रहा है, 7 पे खत्म हो रहा है, ये भी 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो गैप का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम लोग वो मतलब जो गैप था उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का वो वाला स्टेप इसमें करना नहीं है। डायरेक्टली हम लोग जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी बोला जाता है, तो दोनों नाम ही जानना ज़रूरी है। तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे करना है, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 ये 4 होगा। फिर 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा और ये 12 होगा, है ना। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद xi इंटू एफ आई, मतलब क्या करना है, 4 इंटू 32, है ना, 6 इंटू F1, तो कर लेंगे जल्दी से। तो ये हो जाएगा 128, सर ये होगा 6 इंटू F1, है ना, फिर ये होगा 456, फिर दिस विल बी 10 इंटू F2 एंड दिस वन इज 300। अच्छा, अब क्या करना है, दोनों चीज़ का सम करना है। क्या क्या सम, किस किस का सम करना है? एक तो सम करना है फ्रीक्वेंसी का सम करना है, एंड फ्रीक्वेंसी का सम अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 32 प्लस, है ना, इसका सम कर लो। तो इसका सम करोगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 32 प्लस 57 प्लस 25, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 32 प्लस F1 प्लस 57 प्लस F2 प्लस 25, है ना। इसका सम कितना आ रहा है देख लो एक बार, द सम विल बी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 114 प्लस F1 प्लस F2, इसका वैल्यू यही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसका भी सम करना है ना, इसको भी ऐड करना है। तो इसको अगर हम लोग ऐड कर दें, दिस विल बी 884 प्लस 6 F1 प्लस 10 F2, दिस विल बी द वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर कलम, ठीक है। तो दोनों का सम हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे का कैलकुलेशन करना है। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है सर, पॉइंट इज, अच्छा यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा लिख लेना, है ना, कि लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर, let the missing frequencies are F1 and F2, फिर उसके बाद आगे का कैलकुलेशन करना रेस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद आगे का जो भी वी कंस्ट्रक्ट टेबल बोल के ये। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दो अननोन है, 2 अननोन्स, एक है F1 दूसरा F2, तो दोनों अननोन को सॉल्व करने के लिए वी एटलीस्ट रिक्वायर 2 इक्वेशंस, वरना सॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें 2 इक्वेशंस फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ F1 एंड F2। अच्छा, उसमें से एक इक्वेशन तो हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है दैट इज 200 गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये जो वैल्यू हमें मिला है, दिस वन फ्रीक्वेंसी का सम, दिस इज इक्वल्स टू 200, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ पे कि नाउ 114 plus F1 plus F2 equals to 200, which implies that F1 plus F2 equals to 86। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल चुका है ऑफ
F1 एंड F2। अब दूसरा इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मीन। मीन का जो फॉर्मूला है वहाँ से मिलेगा। अच्छा, अब मीन का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? मीन का फॉर्मूला इज, ऐसे लिखते हैं कि द मीन x बार इज इक्वल्स टू क्या होता है? समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन fi, ठीक है, इक्वल्स टू। अच्छा, समेशन xi fi हमें क्या मिला है? अभी गर्मा गर्म बिल्कुल ये वाला वैल्यू हमें मिला है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 884 प्लस 6f1 प्लस 10f2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन था 200। अच्छा, मीन का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन था 7.74। तो पहले तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद इस 884 को लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो करने से जो डायरेक्टली बनेगा इक्वेशन विथ f1 एंड f2, मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज 6f1 प्लस 10f2 इक्वल्स टू आ जाएगा, इट विल बी 664। और इसको 2 से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड 2 से, तो डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? दैट इज समथिंग लाइक दिस 332 सॉरी। तो दिस इज द अनदर इक्वेशन विथ f1 एंड f2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो अब सिंपली सॉल्व करना है किसको? इक्वेशन नंबर f1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। एंड इन दोनों का अगर सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। सिंपल इक्वेशन है, कोई भी सब्सटीट्यूशन वगैरह कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हो और एक काम कर सकते हो, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना। 2 माइनस 3 इंटू f1 कर देता हूँ, 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। करोगे तो f1 एंड f2 का वैल्यू आ जाएगा। f1 का वैल्यू मिल जाएगा 49 एंड f2 का वैल्यू मिल जाएगा 37। इस बार के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स इट, इसका सॉल्यूशन। तो आई होप ये प्रोसीड्योर, ये मेथड बिल्कुल क्लियर है ना। मीडियन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। पीपीटी मेरा पूरा रेडी है, सॉरी एक के बाद एक वीडियो अभी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रख रहा हूँ। मीन का जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है मैंने करा दिया। ज़रा बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। चीज़ें थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हुआ लेकिन बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट किया हम लोगों ने। एंड लाइक कर देना, शेयर करना विथ योर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।